किया गया शानदार ऐतिहासिक ग्रीन बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। मैं इससे पहले अध्यक्ष आपसे इजाजत चाहूंगी कि इस सदन में मैं बजट पर बोल पाऊंगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ही नहीं, हम 20 विधायक जो न्यायालय हाईकोर्ट से जीत कर आए, किसी को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इसी बजट सत्र में हम हाईकोर्ट से जीत कर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष जी, इसी बजट सत्र में मैं वहां पर भी बैठी थी, दर्शक दीर्घा गैलरी में। वहां पर बैठकर मेरा नजरिया इस हाउस के लिए क्या था, कितनी गंभीरता थी, उसका एहसास हुआ। इस सदन से जब हम बाहर थे, जब ऐतिहासिक बजट पढ़ा जा रहा था, बहुत निराशा हो रही थी कि इस बजट को हम यहाँ बैठकर न सुन पा रहे हैं, न उस पर बात कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे, हमारी इच्छाएं थी कि 22 को बजट पेश हुआ और 23 को हाईकोर्ट का फैसला हुआ और हम इसी बजट में, इस सदन में खड़े होकर आज इस बजट पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, अहमियत इस सदन की तब भी पता लगी जब ये पता लगा कि एक तरफ संसद का सत्र भी चल रहा है, जिसमें 15 दिनों में 27 बार सदन को स्थगित किया गया है वहां पर राज्यसभा में, और 15 दिनों में सिर्फ 5 घंटे काम हुआ है। हमें गर्व होता है इस सदन के ऊपर और आपके ऊपर अध्यक्ष जी कि आपने हर रोज 2 बजे से जो 6 बजे तक की चर्चा होती है, उसे 7-7 बजे तक रखा है। 1 घंटा चर्चा को बढ़ाकर आपने इतिहास कायम किया है कि यहाँ पर गंभीर चर्चाएं होती हैं और इस सदन का जो समय और पैसा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, इस सदन ने बरकरार रखी हैं। उम्मीद करते हैं कि देश की लोकसभा और राज्यसभाओं में भी इसी तरह काम जो है वो होगा। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी इस बजट को ग्रीन बजट, ऐतिहासिक बजट है क्योंकि इससे पहले ग्रीन शब्द जो है पर्यावरण को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई। लेकिन हैरान है सब लोग, बहुत से विपक्ष के लोग, भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, यहां के लोग अगर राजनीति छोड़ते तो अपनी उन सरकारों को भी सबक देते कि मनीष सिसोदिया जी जो वित्त मंत्री है, उनका बजट सुनिएगा। लेकिन इन्होंने ऐसी दिल्ली, भारत की राजधानी की तस्वीर अपने राज्यों में पेश की कि दिल्ली से सीखने को कुछ नहीं है, दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पढ़ा और मुख्यमंत्री अरविंद जी ने उसका जिक्र किया और देश के सामने पता लगा कि 2015 में जब हम अध्यक्ष जी आए थे तो इस सरकार का बजट लगभग 30,000 करोड़ के करीब था और 3 सालों के अंदर यह बजट 23,000 करोड़ बढ़कर 53,000 करोड़ का हो गया। वो मुख्यमंत्री जरूर भाजपा और कांग्रेस के अपने इन्हीं सदस्यों से पूछते होंगे, अरे बिजली के दाम आधे कर दिए, 3 साल में इतिहास है, उठाइएगा। मैं सब सरकारों को चुनौती देती हूँ, भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों को, उठाइए अपनी सरकारों के बजट को, इतिहास को, देखिए किन सरकारों ने कब कब बिजली के दाम बढ़ाए हैं। ये पहली बार हो, कीर्तिमान होगा, मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो तो बड़ी बात नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने 3 सालों में एक बार भी 1 रुपया भी बिजली के दाम बढ़ाए नहीं है और ना ही जो है सब्सिडी को खत्म किया है। और फिर भी ये सरकार घाटे में नहीं है, इसका बजट 30,000 से जो है 53,000 करोड़ पहुंच जाता है। पीने का पानी, लोग हैरान है, पीने का पानी मुफ्त दिया, 1-1 हजार रुपया पेंशन बढ़ा दी, बहुत सी नौकरियां खोल दी, स्किल सेंटर खोल दिए, इतने सारे शौचालय बन गए, सब कुछ बन गया। लेकिन वो सरकारें जो भाजपा और कांग्रेस की दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वो इतने पैसों के बाद भी घाटे में है। एक आम आदमी पार्टी सरकार सब कुछ मुफ्त देने के बावजूद भी जो है वो घाटे में नहीं है। हमारी इसी सदन में हमारे भाई सदस्य बैठे हुए हैं, उनकी चिंताएं वाजिब थी। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार का बजट पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने जब इस बात को उठाया, हमने गंभीरता से लिया और सोचा क्यों नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार का बजट में घोषणा थी कि इसमें 2017 मार्च तक दिल्ली के अंदर 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। नियत साफ थी, इसलिए मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने 1,000 मोहल्ला क्लिनिक के लिए बजट दे दिया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज तक 2018 मार्च में मैं खड़ी हूं, जो 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बने थे वो कम से कम 150 ही बन पाए और बाकियों का पैसा अभी तक पड़ा हुआ है। मैं अपने आदरणीय साथी से कहूंगी, आपकी चिंताएं वाजिब हैं, जो आपकी चिंताएं थी वो हमारी भी चिंताएं हैं। एलजी साहब से पूछिएगा, जब सरकार की नियत है, पैसा और बजट है, क्यों आप इस तरह के प्रस्ताव जो जनता को सीधा फायदा देते हैं, ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों को आपने क्यों रोक लिया? मुझे लगता है अगर ऐसा होता, ये जो पैसे की आप जिक्र करते हैं बच गया है, वो बचता नहीं अध्यक्ष जी। इसके अलावा एमसीडी की बात करूंगी। एमसीडी के बाद में ग्रीन बजट जो ऐतिहासिक है, पहली बार भारत की किसी सरकार ने, किसी राज्य की सरकार ने ग्रीन बजट करके पेश किया। इस पे मैं डिटेल में जाऊंगी क्योंकि आज मैं उसी एक बिंदु पर बोलना चाहती हूं। लेकिन अध्यक्ष, उससे पहले मैं नगर निगम को इस साल 2018 और 19 में
6,903 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को मिलाकर दिए, जो 13% है, सबसे ज्यादा है। 6,903 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, हम नगर निगम को पैसा तो देंगे, ये जनता का पैसा है, कोई एहसान नहीं कर रहे, जनता का पैसा देते हैं कि जनता की भलाई के लिए आप काम करें। आपकी गलियां सड़कें खुदी पड़ी हैं, कूड़ा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आपके पास जो है कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं है। मेरी ही जामा मस्जिद में कस्तूरबा गांधी अस्पताल नगर निगम का है, बिल्कुल बदतर हालत में है। इतना पैसा देने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहे? उल्टा ये कहते हैं आप पूछ भी नहीं सकते, आप सिर्फ पैसा दीजिए, उस पैसे का हम क्या करेंगे ये जांच करने का हक नहीं, पूछने का हक नहीं कि पैसा बस दे दीजिए, क्या करेंगे? अध्यक्ष जी, आज का ये अखबार है नव भारत टाइम्स अखबार, आज का है। पिछले सदन में भी नगर निगम की बात की थी, क्योंकि सीलिंग की मार से पूरी दिल्ली और व्यापारी त्रस्त है। हम लोगों ने जब पहली अखबार की सुर्खियां थी इसी अखबार की, 1,000 करोड़ रुपया भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने कन्वर्जन चार्ज के नाम पर दुकानदारों से वसूला था। लेकिन अभी हकीकत सामने आई, वो 1,000 नहीं था। जब पूरी जांच होती है तो ये नव भारत की रिपोर्ट आज पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ रखती है, जिसका मैं हवाला दे रही हूं। वो 1,000 नहीं, व्यापारियों से 5,000 करोड़ रुपए वसूले गए कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग और वहां के डेवलपमेंट के नाम पर। ये वसूले जाते रहे कि आपकी सीलिंग नहीं होगी, और व्यापारी भी ने पैसा देते रहे। इतना ही नहीं, मेरी पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद में जितनी दुकानें, चांदी चौक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, वहां तक था कि उस दायरे में जो आते हैं शाहजहानाबाद में, उन्हें कन्वर्जन चार्ज नहीं देने। इन्होंने उनसे भी वसूले, इस भाजपा शासित नगर निगम ने उनसे भी वसूले 5,000 करोड़। और आज सीलिंग की मार फिर भी इन पे पड़ रही है। कोई पार्किंग के लिए आज भी वो मोहताज हैं। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा, अब एफडीआई की भी मार है, और अब सीलिंग की मार झेल रहे हैं। हम पूछे नहीं एमसीडी से कि दिल्ली सरकार लोगों का, जनता का खून पसीने का पैसा दे रही है आपको। ये 30,000 से 53,000 करोड़ अध्यक्ष जी ऐसे ही नहीं हो गया। पारदर्शिता थी, ईमानदारी थी, नियत थी। इन्हीं व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को ईमानदारी से कर भरे। इसीलिए 3 साल का आप बजट उठाकर देखिए, ये पहली कर मुक्त सरकार थी जिसने कभी भी कर नहीं बढ़ाए, कोई कर नहीं बढ़ाया। बिजली पानी भी मुफ्त सुविधाएं देती रही, और बजट को 30 से जो है 53,000 करोड़ ले गई अपना, सिर्फ 3 सालों में। और भाई अध्यक्ष जी, आप पीछे देखेंगे पिछले की सरकारों ने, पीछे की सरकारों का अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं, अध्यक्ष जी 21 सालों में 1,000 करोड़ भी नहीं बढ़ा पाई पिछली की सरकार 21 सालों के अंदर। और सरकार ने 3 साल में इतना बजट बढ़ाया। ये इनकी पोल खोल रही हूं। अब अध्यक्ष जी, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूं, जो मैं आज जिस पे बोलने वाली हूं, क्योंकि बिंदु बहुत से हैं। बहुत बड़ा बजट, बहुत डिटेल में बजट पेश किया, 66 पेजेस का है, पर 19 नंबर पेज मैंने आज के अपना विषय चुना है ग्रीन बजट। क्योंकि आज से पहले भारत सरकार हो या किसी राज्य की सरकार ने अपने बजट में ग्रीन शब्द, पर्यावरण को लेकर इतनी चिंता नहीं जताई। और ये सरकार की जो है गंभीरता दिखाती है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा, अध्यक्ष जी आज भी आपसे बात हो रही थी कि सुबह सुबह बहुत से बुजुर्ग पार्कों में जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए ये जो बजट दिल्ली सरकार ने रखा है, ग्रीन बजट, अध्यक्ष जी उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूं। आंकड़े भी रखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हर बार दिल्ली को फटकार क्यों लगाती है। उसे हरियाणा, उसे पंजाब, उन्हें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद क्यों नहीं दिख रहा है। एनजीटी को कहूंगी, आपकी फटकार हो, आपके सुझाव हो, दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया, ये इस बजट में भी दिखता है। और ये दैनिक जागरण के आंकड़े हैं अध्यक्ष जी, ये दैनिक जागरण अखबार के आंकड़े हैं, क्योंकि अब प्रदूषण के ऊपर भी जो है वो रोज की रिपोर्ट आती है। और उसी रिपोर्ट का मैंने जो है यहाँ पर जो है 11 मार्च से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 22 मार्च तक का जो है आंकड़े लिए कि प्रदूषण का दिल्ली में लेवल क्या है। अध्यक्ष जी आप इसको देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, 11 जनवरी को दिल्ली का प्रदूषण का लेवल जो है, जो 2.5 PM एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा जो है वो 100 है, उसके बाद 68 है, 81 है, 89 है। और अगर आप किस तुलना नोएडा और गुड़गांव से करेंगे, उनका प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण से कहीं गुना ज्यादा है।
दिल्ली ने बहुत प्रदूषण पे कंट्रोल किया है, ये मैं नहीं, दैनिक जागरण की रोज का अगर आप आंकड़ा देख लेंगे उसमें साबित हो जाता है। इसमें लिखा है कि अगर आपका जो है 90 तक रहता है तो वो नॉर्मल है, 90 से ऊपर चला जाता है 120 तक तो बुरा है, और 160 से ऊपर जाता है तो खतरे की लाल घंटी बज जाती है। लेकिन आप इसको देखिए, दिल्ली निरंतर जो है वो सामान्य बनाया हुआ है। पिछले अगर मैं एक हफ्ते का ही आपके पास डाटा रखूं, पुराना नहीं, और ये आज का अखबार है, अगर आप पुरानों पे यकीन नहीं करेंगे तो अध्यक्ष जी आज की अखबार है दैनिक जागरण 26 मार्च। इसके आप आंकड़े में आपको सिर्फ इसी का आज का दिखा देना चाहती हूं। दिल्ली के अंदर जो आज का अनुमान है 66 येलो में सामान्य है, यानी कि दिल्ली ने अचीव किया है, लाल से वो सामान्य में आ चुकी है। और आज का बजट जो जिस तरह से पेश किया गया है वो लगता है कि दिल्ली को बिल्कुल जो है सामान्य कर देगा। उसके बाद अनुपात जो है नोएडा का 115, जहां दिल्ली 66 पे खड़ी है वहां नोएडा 115 पे खड़ा है, गुरुग्राम गुड़गांव 139 पे खड़ा है, 100 के आंकड़े को पार करके। क्या इन राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि दिल्ली का पानी हो या हवा हो, ये साथ वाले हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित अध्यक्ष जी होती है। हम गंभीरता से कदम उठा रहे हैं, एनजीटी हमें फटकार लगाती है, हम आपकी फटकार को भी सुझाव से दिल्ली सरकार ले रही है, ये इसमें अध्यक्ष जी पूरी तरह से दिखता है। लेकिन उम्मीद करूंगी जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की पंजाब हरियाणा में सरकारें हैं वो भी गंभीरता से ले। कश्मीर में भी बर्फ पड़ती है अध्यक्ष जी, माहौल दिल्ली में पता लगता है कि बर्फ पड़ी है, इसलिए आज जो है मौसम थोड़ा बदला हुआ दिल्ली का लग रहा है। अध्यक्ष जी मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए दिल्ली के हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि आपने यहाँ आंकड़े पेश किए हैं कि आपने दिल्ली को ग्रीन बनाने में कितने पेड़ पौधे जो है वो लगाए हैं। आपने 2017 में 5.5 लाख पौधे लगाए, पिछले साल 5.5 लाख पौधे लगाए, और इस साल अभी 3 लाख पौधे और लगाने का जो है वो आपका टारगेट है। 7 लाख से ऊपर आपने डिवाइडर और सड़कों के किनारे पर जो है वो पौधे लगाने का काम किया, और 3.5 लाख पौधे लोगों को गिफ्ट किए हैं ताकि वो अपने घरों के आसपास इन पौधों को लगा पाए। इतना ही नहीं, आपने जो रेस्टोरेंट और कोयले तंदूर के ऊपर जो रोटी बनाते थे, जो छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन्हें भी आपने 5,000 रुपए आर्थिक मदद देते हुए उन्हें भी जो है अपना कोयले को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक गैस तंदूर पे आने के लिए कहा। आपने 10 केवी या उससे अधिक के जो डीजल जनरेटर चलते थे अध्यक्ष जी, इस सरकार ने उन डीजल जनरेटर को जो है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में आने के लिए भी 30,000 रुपए की इस सरकार ने मदद का जो है वो प्रावधान इसमें रखा हुआ है। 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए, कि दिल्ली को जो है बिल्कुल प्रदूषण रहित करने के लिए 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए आपने बजट रखा है। ये भी इसके लिए गंभीरता दिखाता है कि आप प्रदूषण से ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। 905 इलेक्ट्रॉनिक फीडर बसेस जो है अध्यक्ष जी, ये आंकड़े देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रयास दिखाता है कि आम आदमी, दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली की तो है ही, पर पनियाली जो जलती है, जो खेती के बाद किसान मजबूर होता है हरियाणा और पंजाब में जलाने के लिए, उस दौरान आज वो चीज क्यों नहीं है अध्यक्ष जी? एक ही प्रश्न, आज वो धुंध, धुआं, पोल्यूशन जो बिल्कुल जानलेवा हो गया था, आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज हकीकत ये है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जो है वो किसान अपना बचा हुआ खेत का जो वो सामान वो नहीं जला रहे हैं, इसलिए दिल्ली में नॉर्मल माहौल है, और दिल्ली का जो है आंकड़ा वो दिखाता है बहुत समय पूरा हो गया। अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सौरभ।